राम मंदिर में चढ़ावा की जो रकम आती है उसमें करोड़ों रुपए चाव कर जाने की मामले बाहर आए और इसमें कोई और नहीं, जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे ट्रस्ट के उनमें से ही उनके रिश्तेदार ही इसके अंदर शामिल थे। और जो एफआईआर की गई और गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ छोटी मछलियों की हुई है, बड़ी मछलियों को बचा लिया गया है। भाजपा को था कि राम मंदिर निर्माण के बाद उसकी नैया पार लग जाएगी, क्योंकि राम जी अपने मंदिर में विराजमान हो गए और वो भाजपा की नैया को पार लगा देंगे। कि जो लोग शामिल है, पदाधिकारी है, जो उसकी रखवाली करते थे, वही चोर निकले सब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बड़ी मछलियों को कुछ भी, उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया और छोटी मछलियों के ऊपर एक्शन लिए और कार्रवाई हो गई। वर्ष 2027 में गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश के 7 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन ये 7 राज्यों में सबसे ज्यादा अहम जो चुनाव है 2027 का, वो उत्तर प्रदेश का है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसका सेमीफाइनल माना जाता है। क्योंकि हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, उसके 2 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। ऐसे ही इस बार 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2029 में लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव जो फाइनल है, उसके पहले जो ये सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश की, वो काफी इंपॉर्टेंट है सभी राजनीतिक दलों के लिए। दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है ना, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से काफी सारे प्रधानमंत्री देश को मिले हैं। आजादी के टाइम से लेके अब तक जितने भी देखे तो काफी सारे प्रधानमंत्रियों की जो लिस्ट सूची है उसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी के होंगे। और उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार इसलिए भी महत्व का है क्योंकि पिछले 2 टर्म से भाजपा सत्ता पे आ रही है और उसके लिए हैट्रिक करने का एक मौका भी है। तो ये मौके पे चौका मार सकेगी भाजपा या फिर समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश यादव और कांग्रेस यानी राहुल गांधी की जो जोड़ी है, जो जुगलबंदी है, वो भाजपा के विजय रथ को रोक पाएगी। सवाल तो काफी सारे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाजपा के शासन में जिस तरह से 2021 में राम मंदिर का निर्माण हुआ, 2022-23 में उसका लोगों के लिए खोला गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया, महाआरती की। लेकिन कुछ एक महीनों पहले राम मंदिर में चढ़ावा की जो रकम आती है उसमें करोड़ों रुपए चाव कर जाने की मामले बाहर आए और इसमें कोई और नहीं, जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे ट्रस्ट के उनमें से ही उनके रिश्तेदार ही इसके अंदर शामिल थे। और जिस तरह से चंदा चोरी का मामला है वो भी इस बार काफी इम्पोर्टेंट गिना जाता है और वो इस बार इस चुनाव में ज्यादा उछलेगा। क्योंकि चंदा चोरी में वीएचपी के साथ जुड़े हुए जो उनके जो पदाधिकारी थे ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट के, वो वीएचपी के साथ जुड़े हैं। चंपत राय जो महासचिव थे ट्रस्ट के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक में थे। और काफी सारे नाम है ऐसे जो चंदा चोरी में कहीं ना कहीं शामिल है, लेकिन उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई, कोई एफआईआर नहीं की गई। और जो एफआईआर की गई और गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ छोटी मछलियों की हुई है, बड़ी मछलियों को बचा लिया गया है।
क्योंकि वो भाजपा, वीएचपी और आरएसएस के साथ, मतलब संघ परिवार के साथ कहीं ना कहीं एक या दूसरे तरीके से जुड़े हुए। तो अगर उनके खिलाफ एफआईआर होती, शिकायत होती, कोई एक्शन लिया जाता, गिरफ्तारी होती, तो संघियों की छवि को नुकसान पहुंचता है और वो चुनाव में काफी नुकसान करवाता। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 जो हुआ उसमें भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो अयोध्या, जो हिंदू धर्म का आस्था का केंद्र है, राम मंदिर अयोध्या, जिस मत क्षेत्र के तहत आता है फैजाबाद, भाजपा को था कि राम मंदिर निर्माण के बाद उसकी नैया पार लग जाएगी, क्योंकि राम जी अपने मंदिर में विराजमान हो गए और वो भाजपा की नैया को पार लगा देंगे। और जो हिंदुत्व का जो नारा था उसका सालों का, वो सालों से जो उनका नारा था वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखा। और 2024 में पूरी की पूरी लोकसभा की जितने भी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उसके ऊपर भाजपा की जीत होगी, ऐसा सपना देखना शुरू कर दिया था। और उसको चलते ही लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, अब के बार 400 के पार। लेकिन भगवान राम को भी कुछ अलग ही पसंद था। उन्होंने भाजपा की नैया को डुबो दिया और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए उसमें भाजपा को काफी सारा नुकसान उठाना पड़ा। फैजाबाद अयोध्या मंदिर जो है, अयोध्या मंदिर है, उसमें जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत आता है फैजाबाद लोकसभा मत क्षेत्र, उसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। ये सबसे पहला फटका भाजपा को वहां पर लगा। उसके बाद राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला आया और बहुत उछला, विपक्ष ने भी बहुत तंज कसे और डिमांड भी की, मांग भी की कि जो लोग शामिल है, पदाधिकारी है, जो उसकी रखवाली करते थे वही चोर निकले सब, ऐसा आरोप भी लगाया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बड़ी मछलियों को कुछ भी, उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया और छोटी मछलियों के ऊपर एक्शन लिए और कार्रवाई हो गई। 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें अब 2024 के बाद महिला मतदाताओं की भी काफी पकड़ मजबूत बनती जा रही है, क्योंकि महिला मतदाता जो है वो हर एक पार्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्योंकि हम देखें तो महिला मतदाताओं 2024 में किंग मेकर साबित थी। उत्तर प्रदेश का जो अगर एग्जांपल दूं तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में 57% से थोड़ा ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया था, मतलब अपने मताधिकारों का उपयोग किया था। जबकि उसके सामने पुरुषों की जो संख्या थी, जो वोट थे, परसेंटेज थे, वो 56% के आसपास का था, मतलब 1% ज्यादा महिला मतदाताओं ने वोट किया था। तो महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए और उनको खुश रखने के लिए सरकार, मतलब यूपी सरकार ने झोली खोल दी है। जिस तरह से यूपी सरकार ने झोली खोली है तो उसके सामने विपक्ष में समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है उन्होंने भी एक ऐलान कर दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो 40,000 रुपए महिला को दिया जाएगा। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगर महिला सशक्तिकरण की ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मंच से कर रहे हैं, मन की बात हो, कोई जनसभा हो, कहीं पे भी कार्यक्रम हो, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लाल किले की प्राचीर से भी महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार, उनके शासन पक्ष की जहां सरकार है जिन राज्यों में, वहां पे जिस तरह से महिलाओं को आर्थिक सहाय दी जाती है, तो ये महिला सशक्तिकरण कहां से हुआ? आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अगर महिला सशक्तिकरण की बात है तो महिला आत्मनिर्भर होनी चाहिए,
उसके लिए कोई ना कोई ऐसी योजना होनी चाहिए जिसमें वो अपने आप मेहनत से पैसे कमा सके। लेकिन यहां पर तो उल्टी गंगा बह रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जगह निर्भर बना दिया है, आर्थिक सहाय दे रही है। और जिस तरह से भाजपा सत्ता पे आई है, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, काफी सारे ऐसे राज्य हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सहाय लाडली बहना के तहत उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लागू करी और उसका फायदा बीजेपी को हो गया और सत्ता पे आ गई वापस। उसी तर्ज पे महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना लागू की गई। एकनाथ शिंदे की सरकार थी उस टाइम पे, विधानसभा चुनाव जो हुए उसके पहले एकनाथ शिंदे की सरकार थी और भाजपा गठबंधन में था। तो उसका फायदा विधानसभा चुनाव में हो गया और महाराष्ट्र में भाजपा की गठबंधन में सरकार बन गई। दिल्ली में कल ही दिल्ली की मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं और युवतियों के लिए एक योजना लागू कर दी। तो ये जो योजनाएं लागू करती है सरकारें, तो ये क्या अपनी जेब से देती है पैसे? ये सवाल भी उठता है। नहीं, तो ये पैसे कहां से आते हैं? ये पैसे आप और मेरे जैसे टैक्स पेयर्स के हैं। और दूसरा, जो डेवलपमेंट के नाम पे इतने सारे पैसे खर्च किए जाते हैं और ये योजनाओं में पैसे खर्च किए जाते हैं, वो टैक्स पेयर्स के तो होते ही है, लेकिन साथ में वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी वित्तीय संस्थान जो है दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी और दूसरे राष्ट्रों से, वहां से लोन लिया जाता है और कर्ज लिया जाता है। कर्ज इतना है कि 2014 के आंकड़े पर नजर करेंगे तो 2014 में अपने देश का कर्जा 69 लाख करोड़ था, 69 लाख करोड़ था। जो अभी 2026 के जो आंकड़े आए हैं वो बढ़ के 250 लाख करोड़, मतलब 175 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। ये सरकार हम लोगों को और खास करके योजनाओं के तहत लाभार्थियों को जो घी पिला रही है ना, वो कर्जा ले लेके पिला रही है। और कर्जा में जिस तरह से देश डूबता जा रहा है, उस अपने देश का अर्थतंत्र भी इधर उधर और अस्थायी हो रहा है, क्योंकि कर्ज लिया है वो चुकाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। वो कोई खैरात में तो नहीं दिया है किसी राष्ट्र ने या किसी बैंक ने या IMF ने, वित्तीय संस्थानों ने मुफ्त में तो नहीं दिया है कि आप खर्चा करो, ऐश करो, ऐसे करके तो नहीं दिया। कर्जा है तो उसका कर्जा भी देना है, उसका ब्याज भी देना है, तो ये आने वाले समय में चुकाना है। और जिस तरह से सरकारें और खास करके भाजपा शासित राज्यों में जो सरकारें हैं वो योजनाएं लागू कर रही है और जिस तरह से पैसे उड़ा रही है, तो देश अपना कर्जे में डूब रहा है। तो बात करें तो उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को 50,000 रुपए देने की घोषणा कर दी और लागू भी कर दी योजना, ताकि उसका फायदा 2027 में जो चुनाव आ रहा है उसमें महिलाओं के मत ज्यादा मिल जाए और फायदा उठा ले और सत्ता पे वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों, महिलाएं भी आजकल काफी जागृत हो गई है, अवेयर हो गई है। वो भी जानती है कि ये जो योजनाएं है वो सिर्फ नाम की होती है, चुनावी ब्यूगल होता है, और जिस तरह से चुनाव के लिए योजनाएं लागू की जाती है वो फिर धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं और जैसे थे पहले वैसे ही हो जाता है। तो ये जो सरकारें योजनाएं लागू कर रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने की योजना है और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होने वाला है, ऐसा विपक्ष का आक्षेप है। विपक्ष आरोप लगा रही है कि जिस तरह से पैसे उड़ा रही है और जिस तरह से योजनाएं लागू कर रही है, ये योजनाएं कभी सफल नहीं हो सकती, विफल होगी, क्योंकि जिस तरह की योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है पिछले 2 टर्म से उत्तर प्रदेश में, और ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, क्योंकि जिस तरह से मजहब के नाम पे
बाबा योगी आदित्यनाथ जो खुद मुख्यमंत्री है और भगवाधारी है और मजहब के नाम पे नफरती स्पीच देते रहते हैं हमेशा, तो जिस तरह से नफरत के बीज बोए हैं उसको लेके भी विपक्ष लाल है, विपक्ष आक्रोशित है और उत्तर प्रदेश की जनता भी आक्रोशित है। मगर दोस्तों, महिलाओं की बात चल रही है तो महिलाओं की सेफ्टी के लिए उत्तर प्रदेश में आज भी कोई ऐसी ठोस योजना अमली नहीं की गई है। और जो सरकार दावा कर रही है कि महिलाएं आराम से शाम को निकल सकती है, रात को अकेले निकल सकती है, घूम सकती है, तो ये कोई भी राज्य में संभव नहीं है। क्योंकि महिलाएं अकेली रात में, महिलाएं या युवती या लड़की अकेली रात में घूम सके ऐसी कोई नौबत ही नहीं आ सकती। क्योंकि असामाजिक तत्व जो है, एंटी सोशल एलिमेंट्स, वो इर्द गिर्द होते ही है और कहीं ना कहीं हमले करते हैं, महिलाओं की इज्जत पे हमला करते हैं, महिलाओं को पीछा करते हैं, महिलाओं को परेशान करते हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में भी आए दिन ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी देखने को मिल रहे हैं कि स्कूल की या कॉलेज की लड़की अकेली जा रही है और रोमियो जो है वो आके परेशान करता है या उठा जाता है। उस प्रकार की घटनाएं भी होती रहती है और उसके वीडियो भी आते रहते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं की सिक्योरिटी को लेके कोई भी पक्ष इतना सीरियस नहीं है, गंभीरता से इसको नहीं ले रहा है। तो महिलाओं के मत उत्तर प्रदेश में इस बार महत्वपूर्ण योगदान करेगा। जिसके पल्ले में महिलाओं का मतदान होगा उसकी सरकार बनेगी, ये तय है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि जेन-ज़ी का जो अभी आंदोलन हुआ उसका असर भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में होने की संभावनाएं जताई जा रही है। क्योंकि जेन-ज़ी के बाद जेन अल्फा ने भी जो आंदोलन किया है, और जेन अल्फा ने जो आंदोलन किया वो सरकारी स्कूल जो है उसकी खस्ता हालत को लेकर किया है, उसमें जो सुविधाएं दी जा रही है उसको लेकर किया है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खस्ता हालत के स्कूल्स देखने को मिले हैं और वहां पर सबसे ज्यादा जेन अल्फा ने आंदोलन किया है। हाल ही में आपको पता होगा कि लखनऊ में स्कूल के छात्रों ने आके पूरा चक्का जाम कर दिया था, ह्यूमन चेन बना के रास्ता जाम कर दिया था और काफी घंटों तक प्रशासन को मशक्कत करके उसको समझाना पड़ा था, उन लोगों को समझाना पड़ा था और उनकी बातें जो थी, उनकी मांगे थी, वो उसका स्वीकार करना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और 2029 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके लिए ये सेमीफाइनल बताई जाती है। अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हैट्रिक करता है या फिर यूपी के दो लड़के मतलब अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी है वो क्या रंग दिखाती है। आपकी राय जरूर दीजिए, आपको कैसा लगे एपिसोड ये भी बताएं और पॉलिटिकल लेंस और न्यूज़ पॉप को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।